नमस्कार, मैं हूं आशिष त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में हुई आपराधिक वारदात ने सबके होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह से बदमाश लूट करके चले गए, उसे देखकर हर कोई हैरान है। घटना प्रगति मैदान के टनल की है। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर और अधिक हमलावर हो गई है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। ये प्रगति मैदान की टनल की घटना है। वही टनल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहां शनिवार को 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश आए। आगे और बराबर में बाइक लगाकर गाड़ी रुकवा ली, हथियार दिखाए और पैसों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। सोमवार की सुबह इस घटना की वीडियो सामने आई तो इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है। इस वारदात का वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल से इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाएं जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ डकैती बल्कि बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है और ये दिन दहाड़े खुलेआम हो रही है, क्योंकि आज चोर चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। उनको पता है कि एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लूटने का काम। वो सुबह से लेकर रात तक वही करते हैं। जो एलजी साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है, दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए एलजी साहब के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो आम आदमी पार्टी को सौंप दे। आम आदमी पार्टी भाजपा को दिखाएगी कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो किसी और को एलजी बनने दीजिए जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, या चुनी हुई सरकार को ताकत दीजिए। तो हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने स्कूल ठीक किए, जिस तरह से हमने अस्पताल ठीक किए, उस तरह से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक करके दिखाएगी। दरअसल एक कारोबारी शाम करीब 4 बजे रिंग रोड से प्रगति मैदान टनल होते हुए इंडिया गेट की तरफ जा रहा था। तभी 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने उनकी कार को रुकवा लिया और पैसे छीनकर फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम की विज्ञापन नीति विवादों में है। इसे लेकर भाजपा के पूर्व पार्षद हिमांशु मित्तल ने कई आरोप लगाकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। पिछले दिनों नगर निगम द्वारा मैसर्स 24x7 नगर निगम द्वारा दी गई होर्डिंग के ठेके के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा के पूर्व पार्षद और एडवोकेट हिमांशु मित्तल ने दावा किया कि नगर निगम ने शहर में होर्डिंग का ठेका कंपनी को देने के लिए नियमों की अनदेखी की। बिना कार्यकारिणी और बिना बोर्ड की सहमति के टेंडर कंपनी को 15 वर्ष के लिए दिया। मुख्यमंत्री से प्रकरण की जांच कराने के साथ नए बोर्ड से इस होर्डिंग के मामले में संज्ञान लेने की अपील की गई। प्रेस का उद्देश्य ये है कि नगर निगम में जो नया सदन बैठा है और महापौर जी बैठी हैं, वो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए ये जो भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहा है, इसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। क्या भ्रष्टाचार क्या है? इस कंपनी को 15 साल, किस कंपनी को, जरा थोड़ा सा। ये कंपनी 24x7 मीडिया के नाम से है। इस कंपनी को गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा 15 साल का टेंडर दिया गया, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट गया। कोर्ट में केस अभी विचाराधीन है, लेकिन इसके बाद भी इस कंपनी के द्वारा लगातार जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस कंपनी के द्वारा 22,852 स्क्वायर मीटर पर विज्ञापन किया जा रहा है, जो सदन में इसने खुद कहा है, विज्ञापन प्रभारी ने, कि 22,852 है और 15,000 का इसे ठेका मिला हुआ है। तो जो 7,000 के करीब फालतू करा गया है, उसका भुगतान इसने आज तक नहीं करा। सारे गाजियाबाद में नगर निगम का स्ट्रक्चर जो है ये यूज कर रहा है विज्ञापन के लिए, उसका कोई भुगतान इसने आज तक नहीं किया। जगह जगह नगर निगम के स्ट्रक्चर को काट कर ये बेच रहा है। उसके मैंने प्रमाण लगाए हैं इस पत्र के साथ में। उसके बारे में नगर निगम कुछ नहीं कह रहा। नगर निगम पर कंपनी से मिलीभगत का आरोप है। नगर निगम पर कंपनी को टेंडर देने के लिए बीओटी मॉडल में बदलाव करने, टेंडर में डिजिटल होर्डिंग लगाने की शर्त की कंपनी द्वारा अनदेखी करने, कंपनी को निगम द्वारा अधिनियम की धारा 305 के उल्लंघन कर कंपनी को 2 वर्ष के बजाय 15 वर्ष के लिए काम दिए जाने, कंपनी पर स्टाम्प शुल्क की करीब 4 करोड़ रुपए की देयता का भी मामला उठाया गया। आरोप लगाया गया कि डीएम ने इस प्रकरण को अभी तक निस्तारित नहीं किया है।
4.5 करोड़ रुपए की स्टाम्प देता है इस आदमी की कंपनी में बनती है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इसका एग्रीमेंट हुआ है, जो डीएम क्या विचाराधीन है, डीएम साहब भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भाई 4.5 करोड़ का स्टैम्प तो बहुत बड़ा स्टैम्प होता है। और किशनवीर सोही अपने पद का प्रभाव डालते हुए नगर निगम में समय समय पर जो है परिवर्तन करवाते रहते हैं या नगर आयुक्त के ऊपर प्रभाव डाल के उसे रुकवाते रहते हैं। हिमांशु मित्तल का आरोप है कि नगर निगम ने 16 अगस्त 2021 को ही बोर्ड की बैठक में 443 प्रस्ताव पेश किए थे, मगर बाद में इसमें 1 नंबर का इजाफा कर प्रस्ताव को बोर्ड से पास दिखाकर खेल खेल लिया। शर्त के मुताबिक कंपनी द्वारा 30 स्थानों पर डिजिटल विज्ञापन नहीं लगाने, कंपनी पर अनुबंध के हिसाब से करीब 15,000 वर्ग मीटर से कई हज़ार अधिक एरिया पर विज्ञापन लगाने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। मेरठ में हस्तिनापुर और बिजनौर को जोड़ने वाले पुल की अप्रोच रोड बह गई। 2 दिन की हल्की बरसात का दबाव भी ये सड़क सह नहीं पाई। इससे कई गांव के सैकड़ों किसान प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनके खेत गंगा के उस पार हैं और यही एक सड़क आने जाने का रास्ता थी। हस्तिना बिजनौर को जोड़ने वाला गंगा पुल जरा सी बरसात नहीं झेल पाया। आज सुबह 4 बजे गंगा के कटान के कारण पुल का संपर्क मार्ग बह गया। 2 जिलों को जोड़ने वाले पुल के टूटने से ग्रामीण परेशान हैं। आवागमन ठप हो गया है, लोगों की जान भी खतरे में बनी हुई है। पिछले साल 2022 में जुलाई के वक्त यह पुल बरसात में बह गया था। उसके बाद से पुल की मरम्मत के लिए शासन ने अब तक बजट नहीं भेजा। ठेकेदार ने अपने अनुसार पुल की मरम्मत तो करा दी, लेकिन पुल निर्माण का बजट न मिलने से काम सही ढंग से नहीं हो पाया। भीमकुंड गंगा पुल की अप्रोच रोड पिछले 24 घंटे गंगा के कटान को झेल नहीं पाई। गंगा पुल से बिजनौर की ओर जुड़े संपर्क मार्ग के बह जाने से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप है। विभाग की कार्यशैली का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब बरसात शुरू हुई तो पुल के अप्रोच रोड पर काम कराया गया था। 2 दिन पहले ही यहाँ संपर्क मार्ग बनाया गया। हस्तिनापुर क्षेत्र के हजारों किसान गंगा के पार खेती करते हैं, जिसके लिए उन्हें हर रोज इस पुल से गुजरकर अपने खेतों पर जाना होता है। पिछले साल भी किसानों ने जमकर हंगामा किया था, उसके बाद सड़क को बनाया गया था। अब पुल के संपर्क मार्ग टूटने से किसानों के सामने परेशानी बढ़ गई है और खेती करना एक चुनौती हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। खोड़ा पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इस डॉक्टर पर दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि इलाज के दौरान उसे नशीला इंजेक्शन लगा दिया गया और बेहोशी की हालत में डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रशियन लड़की की चाहत ने एक लड़के को जेल भिजवा दिया। घटना मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज की है। कॉलेज कैंपस में एक लड़का हाथ में बोर्ड लेकर घूम रहा था। उस बोर्ड पर रशियन लड़कियों से संबंधित अश्लील बातें लिखी हुई थी। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आजकल खिलाड़ियों और खेल संघों के बीच विवाद सुनाई देते रहते हैं। स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ संस्था ने खिलाड़ियों को उनकी बात और उनकी समस्याएं रखने के लिए एक मंच दिया है, एक फोरम दिया है। उन्होंने खेल को लेकर एक फोरम का गठन किया है। कनिष्क पांडे ने इसकी शुरुआत की है। हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये सारी कमियां अभी भी हमारे यहाँ नहीं हैं, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। लेकिन मेरा मेन पॉइंट हमेशा ये होता है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर है। जैसे कि अभी रवि सर ने डिस्कस किया, हमारे देश की खेल साक्षरता मात्र 5.56% है। यानी आज केवल 5.56% लोग ही स्पोर्ट्स को लेके मोटिवेटेड हैं, स्पोर्ट्स के लिए पॉजिटिवली इंक्लाइंड हैं, स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं। लोनी में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। लोगों को ये बच्ची गुमसुम अवस्था में मिली थी। लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने जानकारी हासिल की। पता चला कि 2 लड़कों ने इसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरे खंगाले तो उसमें 2 आरोपी लड़के दिखाई दिए। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं। थाना लोनी के लोनी तिराहा चौकी क्षेत्र में कल दोपहर एक 6 से 7 वर्षीय बच्ची गुमसुम हालत में मिली। उस बच्ची को तुरंत जो है प्राथमिक चिकित्सा और खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया गया। बच्ची की स्थिति कुछ घंटों के बाद जब सामान्य हुई तो उसने बताया कि वो कूड़ा बीनने का काम करती है और उसके परिवार में कोई भी नहीं है। उसकी एक बड़ी बहन है, वह भी सामान्य स्थिति में नहीं है, अर्धविक्षिप्त है। और उसके साथ कल
2 लड़कों ने अज्ञात जो थे उन्होंने उसके साथ गलत काम किया। जब पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी की शिनाख्ती की कार्रवाई को आगे बढ़ाई गई तो 2 लड़कों को तस्दीक कर लिया गया और लड़की ने भी उनको पहचान लिया कि यही 2 लड़के थे और दोनों लड़कों ने पूछताछ में अपने जुर्म का इकबाल भी किया। मुरादनगर के गांव शाहपुर बमेठा में एक किसान को गोली मार दी गई थी। ये घटना 21 जून की है। इस घटना के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का किसान से लेन देन को लेकर विवाद था। आरोपी पर 5 आपराधिक मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। 2023 को थाना मुरादनगर में कैलाश हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है जो अस्पताल में भर्ती है। इस सूचना पर मैं और थाना प्रभारी कैलाश हॉस्पिटल में विजिट किए और पूरा मौका मुआयना किए। शाहपुर गांव में जाकर घटनास्थल का मुआयना किए, जिसमें वादी की तरफ से सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें एक टीम का गठन किया गया और आज जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी उसका नाम पुष्पेंद्र उर्फ शेरू को मैं पिस्टल के गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 26 मई से सिहानी का रहने वाला अनिल त्यागी लापता है। उस दिन सुबह घर से गाड़ी लेकर नोएडा काम के सिलसिले में अनिल गए थे, वहीं से वो गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद से न उनका पता है न उनकी गाड़ी का पता है। पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अनिल के परिजनों ने आज पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद पुलिस ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध नशे से आज़ादी की मुहिम शुरू की है। इस अभियान की शुरुआत कविनगर थाना पुलिस से हुई है। पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को शपथ दिलाई कि वो नशे से दूर रहेंगे। सीधा गला भाई, सीधा गला। चलो डाउन। ये था बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। कल 25 जून थी। भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण दिन, कुछ लोग इसे काला दिन भी कहते हैं। 48 साल पहले इसी दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही आपातकाल का विरोध करने वाले जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे कई नेताओं को जेल में डाल दिया था। इसके अलावा हजारों लोग भी जेल भेज दिए गए थे। आपातकाल के दौरान जिन लोगों ने इंदिरा गांधी की इस तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, ऐसे 10 प्रमुख नेता हैं जो बेसिकली आपातकाल की वजह से ही नेता बने। इनमें सबसे पहला नाम जयप्रकाश नारायण का आता है। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी के नाम से जानते थे, और उन्हें लोकनायक कहा जाता था। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल का जमकर विरोध किया, जिसके चलते उन्हें जेल भेज दिया गया। जेपी आपातकाल के खिलाफ चलाए गए आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। उन्हें जेपी आंदोलन का जनक कहा जाता है। जेपी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1977 में जनता पार्टी के गठन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। उन्हें 18 महीने तक कैद में रखा गया था। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले की आलोचना की थी। जब 1977 में आपातकाल हटा तो जनता पार्टी की सरकार और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उस समय वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए थे। लालकृष्ण आडवाणी को भी आपातकाल में जेल जाना पड़ा था। वे 19 महीने तक जेल में रहे थे। 1975 में गुजरात में उन्होंने कांग्रेस का अवैध किला ढहा दिया था। इसके बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी पूरे देश में प्रसिद्ध हुई थी। आडवाणी 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई भी उन्होंने ही की थी। आपातकाल ने जिन लोगों को नेता बनाया था, जिनकी राजनीति सवारी थी, उनमें लालू प्रसाद यादव का भी नाम है। लालू प्रसाद यादव नौकरी छोड़कर जेपी आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने 22 साल की उम्र में पहली बार राजनीति में कदम रखा था। आपातकाल के दौरान लालू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया था। वे 1977 तक जेल में रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वही नेता हैं जिन्हें आपातकाल में राजनीतिक चमक मिली। बताया जाता है कि 15 पुलिसकर्मियों ने नीतीश को गिरफ्तार किया था और उन पुलिसकर्मियों को 2750 रुपये इनाम भी मिला था। 10 जून 1976 की रात को उनको गिरफ्तार किया गया था। नीतीश ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी,
जिसका बाद में 2003 में जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मुलायम सिंह यादव भी आपातकाल की ही देन है। आपातकाल के दौरान मुलायम सिंह यादव को भी जेल जाना पड़ा था। बाद में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। वो देश में रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ था तो मुलायम सिंह यादव उसके सदस्य थे। वे पहली बार नरेश यादव के साथ मंत्री बने थे। उन्हें सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया गया था। शरद यादव का राजनीतिक कैरियर बढ़ाने में भी आपातकाल का बहुत बड़ा हाथ है। अन्य नेताओं की तरह उन्हें भी 25 जून 1975 को जेल में डाल दिया गया था। उस समय उनकी उम्र महज 28 साल थी। वे 3 राज्य मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य चुने जाने वाले एकमात्र नेता थे। बिहार की मधेपुरा सीट से 4 बार, मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से 2 बार, यूपी की बदायूं सीट से 1 बार लोकसभा सदस्य वो रहे हैं। इसके अलावा 4 बार राज्यसभा सदस्य भी शरद रहे हैं। शरद का निधन 12 जनवरी 2023 को हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस आपातकाल का विरोध करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे कभी मछुआरा तो कभी साधु का वेश बनाकर पूरे देश में घूमते और इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध करते और आंदोलन को आगे बढ़ाते। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी इसलिए बढ़ा लिए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। जून 1976 में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। फर्नांडिस ने जेल में रहते ही 1977 का लोकसभा चुनाव लड़ा और बिहार के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। वे जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे। अपने राजनीतिक कैरियर में 9 बार सांसद चुने गए। लंबी बीमारी के बाद 29 जनवरी 2019 को उनका निधन हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान भी आपातकाल की ही देन है। उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिया गया था। युवावस्था से ही वो नेतृत्व की क्षमता से पूरे देश में अपनी पहचान बना रहे थे। रामविलास पासवान 1969 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1970 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने हाजीपुर सीट पर अपने प्रतिद्वंदी को 4.25 लाख वोटों से हराया था और इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया था। हालांकि इसके बाद 1989 में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 5 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्री वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं। ये भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने जीवन में 11 चुनाव लड़े जिनमें से 9 जीते थे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण की मैं बात करता हूँ जो इस आंदोलन से पूरे देश में छा गए थे। इस शख्स का नाम है राजनारायण। ये वो व्यक्ति है जिसने पूरी भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो राजनारायण थे। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद हुए 1977 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। यह हार इंदिरा को उनके ही क्षेत्र रायबरेली में मिली थी। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को 52,000 वोटों से हराया था। हालांकि इससे पहले 1971 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी के हाथों उन्हें हारना पड़ा था। तब भी उन्होंने इंदिरा गांधी पर गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। आपातकाल के दौरान जो अन्य ऐसे लोग जो राजनीति में उभरे हैं, जिनका राजनीति में कैरियर बहुत बड़ा रहा है, उनमें अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। अरुण जेटली उनमें थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, रामकृष्ण हेगड़े, वीएम तारकुंडे, सीवी सुब्बा राव भी ऐसे नेताओं में शामिल हैं जो आपातकाल के दौरान नेतृत्व करते थे और जेल गए थे या किसी भी बहाने से विरोध में शामिल रहे थे। ये बताया जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 25 जून की रात को ही जेपी नड्डा से कह दिया था कि आज कुछ बड़ा होगा, जो बाद में सच भी साबित हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।